नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या टॉपिक है। सबसे पहले देखिए, राजस्थान जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो राजस्थान जियोग्राफी के बारे में अपन को राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है, यानी राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार हो गया 7 डिग्री 9 मिनट, इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतरीय स्थिति के बारे में। देखिए, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है यानी देशांतरीय स्थिति है वो कितनी है, वो क्या है, वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय स्थिति है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार हो गया। अब एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि अक्षांशीय विस्तार में क्या होता है कि जो अक्षांशीय स्थिति यानी जो 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट है, यानी 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा लेंगे तो विस्तार आ जाएगा। देखिए 30 डिग्री में से 23 डिग्री निकालेंगे तो 7 डिग्री बच गए और 12 मिनट में से 3 मिनट कम करेंगे तो 9 मिनट बच गया। ठीक है, तो जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो तो ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए देशांतरीय विस्तार क्या करेंगे। देशांतरीय विस्तार में डिग्री में से डिग्री कम हो जाएगा, लेकिन मिनट में से मिनट कम नहीं होगा। मिनट एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो डिग्री में से डिग्री घट जाएगा और मिनट एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको खासकर ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब चलते हैं मरुस्थलीकरण। जो मरुस्थलीकरण है वो क्यों है, कहाँ मतलब मरुस्थलीकरण क्यों फैल रहा है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थलीकरण पाया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। अब देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की जो मुख्य विषय है, जो मरुस्थलीकरण का मुख्य एक चिंता का विषय है वो क्यों है, क्योंकि पश्चिमी, देखिए इसमें दे रखा है ना कि पश्चिमी क्षेत्रों से पूर्ववर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। यानी जो पश्चिमी भाग से लेके पूर्वी भाग तक, यानी पश्चिमी भाग से लेके और पूर्वी भाग तक क्या है कि इसका जो मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ने का कारण यही है कि एक तो वनस्पति का अभाव हो रहा है, दूसरा जलवायु की क्या है, कठोरता पाई गई है, और जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अनियंत्रित पशुचरण तथा संसाधनों का अत्यधिक शोषण करना ही मरुस्थलीकरण का क्या है, जो कारण है, जो मरुस्थलीकरण का क्या है, एक अभाव है। इसलिए इस कारण से ही वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए मरुस्थल का अर्थ क्या होता है, मरुस्थल का अर्थ होता है मृत भूभाग। ठीक है, मृत भूभाग होता है इसका वह भूभाग जिसमें सतही जल का अभाव हो और जहां की मिट्टी में एक तो जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है और तथा उसमें नमी का अभाव पाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान के 61.11% भूभाग में मरुस्थल फैला हुआ है। और राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया वो क्या है, वनस्पति अवनयन है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं विंध्य कगार वाली भूमि की तरफ। विंध्य कगार वाली यानी राजस्थान के किन किन जिलों में विंध्य कगार भूमि पाई जाती है। तो राजस्थान के धौलपुर से, देखिए धौलपुर से करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए प्रतापगढ़ तक फैले पर्वतों को विंध्य कगार कहा जाता है। ठीक है, जो विंध्य पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत है उसका क्या है, एक अंतिम भाग है। तो वही विंध्य कगार वाली भूमि है वह चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित है। देखिए आप ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये विंध्य कगार वाली भूमि है और राजस्थान के धौलपुर से करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए प्रतापगढ़ तक ये भूमि फैली हुई है। अब देखिए, अब बात करते हैं खड़ीन सिस्टम के बारे में। ठीक है, खड़ीन सिस्टम क्या है, क्यों बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए खड़ीन सिस्टम है वो जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण है उन्होंने 15वीं शताब्दी में खड़ीन का उपयोग किया था, खड़ीन का निर्माण किया था, जो वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए। ठीक है, खड़ीन का निर्माण वर्षा जल एकत्रित करने के लिए ढलान वाली भूमि के नीचे दोनों तरफ मिट्टी की पाल तथा तीसरी तरफ क्या, पत्थर की पक्की दीवार बनाई गई थी वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, बरखान स्तूप। ठीक है, बरखान स्तूप मरुस्थल के वास्तविक बालों का स्तूप है। जो बरखान यह स्तूप है यह मरुस्थल का एक वास्तविक स्तूप माना गया है। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण है वो निर्माण
यानी निर्माण है वो एक ही दिशा में चलने वाली पवनों के कारण, एक ही दिशा में चलने वाली हवा के कारण इन स्तूपों का निर्माण किया होता है। ठीक है, ये देखिए सारी चीजें, ठीक है। अर्धचंद्राकार आकृति के रेल के टिल्लों को बरखान कहते हैं। ये जिसकी आकार देखिए अर्धचंद्राकार, ठीक है, और बीच में से ये क्या होते हैं, सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। देखिए जो सर्वाधिक गतिशील नुकसानदायक होते हैं, और जिसका मध्य का भाग क्या होता है, सदैव ऊंचा होता है। ये फसलों के लिए काफी नुकसानदायक होता है। और यह बरखान स्तूप है वह चूरू जिले के, यानी राजस्थान के चूरू जिले में भालेरी गांव में, चूरू जिले के भालेरी गांव में सर्वाधिक मिलते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं आपके लिए जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो या फिर ऐसे टॉपिक्स लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।